नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकॉनमी और अभी तक हम लोग इंडियन इकॉनमी के 17 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर इंडियन इकॉनमी पर 18वां लेक्चर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में मौद्रिक नीति का बचा हुआ पार्ट वो कवर करेंगे। तो ये मौद्रिक नीति पर तीसरा लेक्चर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो इन लेक्चर्स को देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे ये। तो वो लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे? रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सारी कक्षाएँ आपको मिल जाएंगी। सारे क्लास सीक्वेंस पे लगे हुए हैं और वहाँ पर अगर और डिटेल में आप पढ़ना चाहते तो वहाँ और भी सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। और यदि ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी कोई आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या अपना मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी कोशिश है कि इस तरीके से आप लोगों को ये कवर कराया जाए जिससे कि यूपीएससी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से वो आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इकोनॉमी को बहुत ही आसान सी भाषा में सिर्फ उतना मैं पढ़ा रहा हूँ जितना कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अर्थशास्त्री नहीं बनना है। बात आप समझ रहे हैं? अर्थशास्त्री कतई नहीं बनना है, आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं और यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है, ठीक है, उतना ही यहाँ पर हमें सीखना है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक हमने आपको मौद्रिक नीति का एक सेगमेंट कवर किया है जो आपको बताया था मात्रात्मक उपकरण यानी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी मौद्रिक नीति के यानी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, तो बहुत बार गुणात्मक उपकरण जो हैं वो मात्रात्मक उपकरण से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो इसमें जो गुणात्मक उपकरण हैं मौद्रिक नीति के वो कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता, तो सीमांत आवश्यकता मार्जिनल नीड्स यानी सीमांत आवश्यकता, ये क्या होता है? पहला है ये गुणात्मक उपकरण में ये पहला, इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरा होता है राशनिंग, साख की राशनिंग, और तीसरा नैतिक प्रभाव, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए बात हम यहाँ पर करते हैं कि सीमांत आवश्यकता है क्या और फिर सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति को कम या ज़्यादा करने में आरबीआई कैसे यूज़ करती है। चलिए आइए समझते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और व्यापार करने के लिए अगर लोगों को ज़रूरत पड़ी लोन की तो वो उन्हें लोन भी देते हैं। तो जमा करते हैं, लोन देते हैं, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए लोन देते हैं, वो व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। अब देखो, वाणिज्यिक बैंक के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर इसको लोन की ज़रूरत पड़ी, इनको भी तो लोन की ज़रूरत पड़ती है, ये कोई पैसे छापते तो नहीं है ना। तो पैसा छापता कौन है? आरबीआई। तो ये कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया, किसके लिए? लोन लेने के लिए। अब तक आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका रट चुका होगा, ठीक है। तो लोन के लिए ये जाता है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक कहता है कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, मुझे ज़रूरत है। तो
आरबीआई कहती है ठीक है मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर हमसे ऋण लेंगे तो आपको कुछ गारंटी के तौर पर यहां पर रखना पड़ेगा। गारंटी के तौर पर वो क्या होगा, कोई सिक्योरिटी रख दीजिए, ठीक है, कोई भी संपत्ति रख दीजिए, है ना, जमानत के तौर पर। तो आरबीआई इस कॉमर्शियल बैंक को लोन तो देगी, लोन देगी, लेकिन जमानत के रूप में कोई भी सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति या संपत्ति रखवा लेगी, प्रतिभूति या संपत्ति रखवा लेगी और लोन दे देगी। अब सारा मुद्दा यहीं पर है। होता क्या है कि जितना आरबीआई इस कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी, जितना देगी उससे ज्यादा कीमत की जमानत राशि रखवा लेगी, वो जमानत के लिए कुछ रखवा लेगी। तो जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर समझना, जमानत के रूप में जो इसने रखवाया है, तो जमानत का मूल्य, जमानत एक गारंटी है ना कि भाई अगर मान लो कल को आप लोन ना अदा करो तो जो चीज आपने यहाँ पर जमानत के रूप में रखी है तो उससे हम उसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण की राशि से यानी अमाउंट से अधिक होता है, अधिक होता है। अगर ऐसा एग्जांपल देते हैं, अगर 1 लाख लोन दिया तो ये वाणिज्यिक बैंक इस आरबीआई के पास 1 लाख लोन से ज्यादा मूल्य का प्रतिभूति रखना पड़ेगा। क्लियर। तो जो बंधक रखी गई चीज है ना, बंधक रख लिया ना इसको, जब जो सिक्योरिटी है या कोई और दूसरी संपत्ति, तो बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं सीमांत आवश्यकता। फिर से मेरी एक बात समझो, ठीक है। ये जो यहां पर बंधक रखा है वाणिज्यिक बैंक ने आरबीआई के पास जमानत के रूप में, उसकी वैल्यू, और जो आरबीआई ने इस कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया है उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता क्या होगी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जमानत का मूल्य माइनस दिए गए ऋण, दिए गए ऋण की राशि, यही होती है यही होती है सीमांत आवश्यकता। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो जैसे मान लो जमानत का मूल्य जनरली ज्यादा रहता है। एक बात मैं आप बता रहा हूं कि जैसे जमानत राशि रख दी 5 लाख की, 5 लाख की, और लोन दिया 3 लाख, 3 लाख लोन दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 2 लाख का। तो ये जो 2 लाख है ना, यही है सीमांत आवश्यकता। क्लियर। तो सीमांत आवश्यकता आपको समझ में आ गई इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आने वाली, ठीक है। तो सीमांत आवश्यकता, इसको ऋण या इसको ऋण मार्जिन भी कहते हैं, लोन मार्जिन भी इसको कहते हैं। तो इस सीमांत आवश्यकता का एक नाम आप और लिख सकते हो, ऋण मार्जिन, ऋण मार्जिन। अब आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, अब इसको तुम पूरा समझेंगे ही अभी और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, देखिए यूपीएससी बहुत ज़्यादा घुसेगा नहीं यहाँ पर,
है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है तो क्वेश्चन पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे कहेगा मौद्रिक नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसमें 2 कथन दे देगा, 3 कथन देगा, 4 दे देगा, जो भी है। 2 कथन दे दिया, मान लो लिख दिया कि ऋण मार्जिन, और एक लिख दिया CRR, तो कहेगा कि इनमें से किसका संबंध मौद्रिक नीति से है, तो दोनों का संबंध मौद्रिक नीति से है। ऋण मार्जिन मौद्रिक नीति में तो पढ़ते हैं, या सीमांत आवश्यकता, इसको हम मौद्रिक नीति में ही तो पढ़ते हैं। तो ऋण मार्जिन का संबंध किससे है? RBI की मौद्रिक नीति, और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है ऋण मार्जिन। और मॉनेटरी पॉलिसी में ये किससे रिलेटेड है? तो गुणात्मक उपकरण में आता है, क्वालिटेटिव, है ना, इंस्ट्रूमेंट में आता है। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पर ध्यान से समझना, जैसे अब मान लीजिए कि RBI को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये जो ऋण मार्जिन है इसको कम कर दे, ऋण मार्जिन कम कर दे। अच्छा, ये जो ऋण मार्जिन है ये जाता कहाँ है? ये RBI के पास रखा रहता है, ठीक है, RBI के पास ही तो रखा रहेगा। क्लियर? तो अगर ये ऋण मार्जिन या सीमांत आवश्यकता को कम कर दे, तो कम करने का मतलब है यहाँ पर कम कर दिया, 5 से घटा के 4 कर दिया, 5 से घटा के इसको कितना कर दिया? 4। तो अब ये कितना बचा? 1 लाख बचा। इसका मतलब है कि कम रख के ज़्यादा ऋण दे दिया, कम रख के ऋण थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो इससे क्या होगा? मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कम कर देती है RBI, तो मार्केट में लोन का फ्लो या मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो सीमांत आवश्यकता घटा देती है RBI। तो अर्थव्यवस्था के जिस सेक्टर में, बहुत ध्यान से समझना जो हम बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था के जिस सेक्टर में लोन का फ्लो RBI बढ़ाना चाहती है, तो वहां पर ऋण मार्जिन या सीमांत आवश्यकता को घटा देती है। मेरी बात दोबारा फिर से समझो, हम इसको यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने कहा कि RBI, लिख देता हूं, RBI अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहती है, तो क्या करेगी? वहां सीमांत आवश्यकता घटा देती है। तो बढ़ाना चाहती है तो क्या करेगी? वहां सीमांत आवश्यकता घटा देती है या ऋण मार्जिन को कम कर देती है। तो ऋण मार्जिन कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला जो इसके बीच का डिफरेंस है, जो जमानत के रूप में रखवाया और जो दिया लोन, उसके बीच का डिफरेंस अगर कम है तो इसका लोन ज़्यादा मिल रहा है, तो लोन का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लोन बढ़ जाएगा, या मुद्रा का लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे मतलब अर्थव्यवस्था के एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन का प्रवाह बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट, ये RBI, तो क्या करेगा? वहाँ पर ऋण मार्जिन या सीमांत आवश्यकता को घटा देगी, तो मार्केट में लोन ज़्यादा पहुँच जाएगा। इंडस्ट्री के सेक्टर में अगर लोन के फ्लो को बढ़ाना चाह रही, तो वहाँ पर ऋण मार्जिन या सीमांत आवश्यकता को कम कर देगी। ठीक है, तो मार्केट में पैसे ज़्यादा पहुँच जाएंगे। अब एक लाइन आपको समझनी है, सीमांत आवश्यकता को कम करके या ऋण मार्जिन को कम करके RBI अर्थव्यवस्था के पर्टिकुलर सेक्टर में मुद्रा के फ्लो को बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे मान लो इंडस्ट्री के सेक्टर में बढ़ाना है
तो वहाँ पर ऋण मार्जिन कम कर देगा, तो वहाँ पर लोन ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो मार्केट में पैसे ज़्यादा पहुँचेंगे, और जब मार्केट में पैसे ज़्यादा पहुँचेंगे तो लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, और जब डिमांड करना शुरू कर देंगे तो वस्तुओं की वैल्यू, भाव बढ़ जाएगा, और भाव बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सीमांत आवश्यकता को अगर कम किया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है सीमांत आवश्यकता यानी ऋण मार्जिन और मुद्रास्फीति में संबंध कैसा है, उल्टा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऋण मार्जिन इनवर्स किसके होते हैं, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी पूरी बता रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लो सही से। तो अगर ऋण मार्जिन आरबीआई ने कम किया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, और अगर ऋण मार्जिन को ज्यादा किया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्लियर। तो आरबीआई इसका प्रयोग कब करेगी, है ना, समझ आ रहा है, कब करेगी भाई, जब मुद्रास्फीति की स्थिति मार्केट में हो, उसे घटाना हो तो करेगी, और अगर बढ़ाना हो तो भी करेगी। तो सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय किया जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें तो यहीं से स्टेटमेंट सब बना दिए जाएंगे यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में। देखो, तो सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय किया जाता है, मुद्रास्फीति के समय किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, अगर मान लीजिए मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगी, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगी, यानी जो ऋण मार्जिन इसको बढ़ा देगी, तो मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी, और मुद्रा कम हो जाएगी तो लोगों की डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो वस्तुओं का भाव गिर जाएगा और वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इसका मतलब मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। तो अर्थव्यवस्था में तरलता अर्थात धन की मात्रा को कम कर दिया जाता है और इस तरीके से उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। और अगर मुद्रा संकुचन की स्थिति है, मुद्रा कम है, ठीक है, मार्केट में, तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में धन या मुद्रा का फ्लो बढ़ जाएगा और फिर से डिमांड क्रिएट हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने देखा इंस्ट्रूमेंट, जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था उसमें एक हमने देखा। अब लोग बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की। तो गुणात्मक उपकरण में दूसरा इंस्ट्रूमेंट है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, अब इस टर्म का मतलब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, राशनिंग शब्द तो जानते होंगे। राशनिंग का मतलब होता है एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, तो उसमें क्या रहता है, जैसे अनाज दिया जाता है लोगों को, तो एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, मेंबर के हिसाब से उनको दिया जाता है, एक महीने के लिए इतना अनाज आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो राशनिंग कर दी गई है ना। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से 1 महीने का अनाज मिलेगा, है ना, वो डिसाइड कर दिया फिक्स, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। इसी तो राशनिंग कहते हैं ना। नहीं, राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड, तो राशन कार्ड में क्या आता है, मेंबर्स होते हैं कि इतने मेंबर आपकी फैमिली में, तो आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा मिला लोग लेके बेच देंगे मार्केट में ना, ज़्यादा भाव में बेच आएंगे, तो राशनिंग कर दी जाती है कि उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर है, राशनिंग, यानी एक लिमिट बना दी जाएगी कि इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो इतनी तो राशनिंग शब्द का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं साख। ये साख क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब होता है बेसिकली, जैसे हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। क्रेडिट होने का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे किसी ने डाल दिए, इसको कहते हैं क्रेडिट। और डेबिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट से पैसे निकल गए। तो यहाँ पर क्रेडिट करना यानी आरबीआई क्रेडिट करती है, ठीक है, यानी पैसे देती है लेकिन उसकी राशनिंग कर देती है ना। यानी आरबीआई एक ऐसा नियम बनाएगी कि किसी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए कॉमर्शियल बैंक से, तो लोन तो उसको मिलेगा, लेकिन लोन मिलेगा इसका मतलब क्रेडिट हुआ। कॉमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया मतलब कॉमर्शियल बैंक ने उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाल दिए, इसको कहते हैं क्रेडिट। लोन तो तभी मिलता है ना जब आपका गुडविल हो, तो कितनी अच्छी गुडविल है उतना ही आपको लोन मिलेगा। तो आरबीआई एक नियम बनाएगी कि सभी कॉमर्शियल बैंक पे वो नियम लागू हो जाएगा कि बना देगी नियम कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं देंगे किसी को, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं देंगे। क्लियर? इसी को कहते हैं, एक सीमा बना देगी, इसी को कहते हैं साख की राशनिंग। तो साख की राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई कॉमर्शियल बैंक द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूं जो मैंने बोला है, साख की राशनिंग के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर देती है। ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर देती है। ठीक है, यही काम किया जाता है। तो आरबीआई का पूरा इंस्ट्रक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक के लिए कि आप इससे ज़्यादा ऋण नहीं देंगे किसी को, कुछ भी हो जाए, कितना भी सिफारिश लगा के आ जाए, कोई कैसा भी अपना लिंक निकाल के आ जाए, आरबीआई ने ये नियम बना दिया कि इससे ज़्यादा आप लोन देंगे ही नहीं। तो कॉमर्शियल बैंक को मानना पड़ेगा, आरबीआई की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। तो ये जो सीमा निर्धारित कर दी गई है ना, इससे ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते। इसका मतलब है कॉमर्शियल बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। अधिक ऋण नहीं दे सकते, ठीक है, अधिक ऋण नहीं दे सकते। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाने के लिए आरबीआई साख की राशनिंग को कम कर देती है। ठीक है, देखो जैसे मान लो मार्केट में मुद्रा के फ्लो को कम करना है, यानी तरलता के प्रवाह को अगर कम करना है, समझना ध्यान से, यदि बाजार में मुद्रा के लिक्विडिटी को अगर कम करना है, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम करना है, तो आरबीआई साख की राशनिंग को क्या कर देगी, तो साख के राशनिंग को कम कर देगी। तो आरबीआई साख की जो राशनिंग है को घटा देगी। ठीक, ये हो जाएगा। तो मान लो कहा कि पहले आरबीआई ने कहा कि आप मतलब 5 लाख तक लोन बांट सकते हैं, ठीक है, ये सीमा निर्धारित कर दी, साख की राशनिंग कर दी। फिर देखा कि 5 लाख का लोन दे सकती है
कॉमर्शियल बैंक किसी एक व्यक्ति को, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो 5-5 लोग 5-5 लाख तक बांटना शुरू कर दिया कॉमर्शियल बैंक ने सबको। तो आरबीआई ने देखा कि मार्केट में बहुत पैसा पहुंच गया, और जब सभी के पास पैसा आ गया तो सभी लोग मार्केट में खर्च करने लगे, वस्तुओं की डिमांड करने लगे, तो वस्तुओं की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आरबीआई से नज़र लगा के देख रही कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, मार्केट में पैसे का फ्लो कम करो। तो ये क्या करेगी, साख की राशनिंग को क्या कर देगी, साख की राशनिंग को कम कर देगी। अब इसको कम किया, कम करके 3 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया। तो अब कॉमर्शियल बैंक किसी व्यक्ति को इस निर्धारित सीमा यानी 3 लाख से ज़्यादा का ऋण देने का राइट नहीं है। तो पहले 5 लाख बांट रही थी, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंच गया। अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के तहत अब 3 लाख से ज़्यादा नहीं देगी, तो अब कम लोन दे रही ना, तो मार्केट में कम पैसा पहुंचेगा, और जब कम पैसा पहुंचेगा तो मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्रा के प्रवाह को अगर कम करना है, यानी लिक्विडिटी को कम करना है, तो साख की राशनिंग को कम कर देना होगा। क्लियर। तो अब आप देखो क्या रिलेशन हुआ, साख की जो राशनिंग है, रिलेशन देखो, साख की राशनिंग और सीधा संबंध होगा मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति सीधा संबंध होगा इन्फ्लेशन के साथ। तो देखो साख की राशनिंग अगर कम कर दी, साख की राशनिंग कम कर दी, तो मार्केट में मुद्रा कम पहुंचेगी, और मुद्रा कम पहुंचेगी तो लोग डिमांड कम करेंगे वस्तुओं की, और तो वस्तुओं का भाव गिर जाएगा, अर्थात ये कम तो मुद्रास्फीति भी कम। ये सीधा संबंध है। और अगर इसको बढ़ा दिया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाने लगा, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, और वो मांग करने लगेंगे वस्तुओं की, वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो साख की राशनिंग के माध्यम से आरबीआई किस तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेगी, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आरबीआई जितना चाहे उतना कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो जो हमने आपको सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब पढ़ाया था, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है ये। सीधे 5 लाख की जगह पे 3 लाख लिमिट निर्धारित कर देगी, इससे ज़्यादा नहीं बांटना, तो सीधे 2 लाख कम कर दिया इसने, आरबीआई ने। क्लियर। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली उपकरण है मात्रात्मक वालों से। क्लियर। तो मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए ऋण देने की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाता है, साख की राशनिंग को बढ़ा दिया गया तो फ्लो बढ़ जाएगा मुद्रा का मार्केट में। इतनी बात समझ में आई। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं एक नैतिक प्रभाव। एक तीसरा गुणात्मक उपकरण है नैतिक प्रभाव, जो मोरल इफेक्ट है, वो क्या होता है। तो ये तो बड़ा सा आसान है, बड़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नैतिक प्रभाव, इसको समझो, ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है मोरल, जो यहाँ पर। तो जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, जैसे आपके गार्जियन आपके लिए कोई रूल्स बना दें कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो आपका नैतिक दायित्व तो क्या है, उनकी बात माने, उनकी बातों का उल्लंघन ना करें। तो बस अब यही चीज़ है यहाँ भी। अब जैसे मान लो आपने अपने गार्जियन के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया, तो गार्जियन आपको दंड भी दे सकते हैं। क्यों? उनके पास राइट है, बड़े हैं तो दंडित भी कर सकते हैं। आपको जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं मिलना बंद हो सकती हैं। इसलिए गार्जियन के द्वारा बनाए गए नियमों का आप पालन करें, ये आपका नैतिक दायित्व है। और अगर नहीं पालन करते हैं तो गार्जियन आपके ऊपर दबाव भी बना सकते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको ये जो सुविधाएं दे रहे हैं वो अब बंद कर देंगे। बस यही चीज़ यहाँ भी है। कैसे?
आरबीआई यहाँ पर गार्जियन, आरबीआई बैंकों का गार्जियन है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक ये आरबीआई गार्जियन है। तो आरबीआई जो नियम बनाएगी, कॉमर्शियल बैंक का दायित्व है, ये नैतिकता है, ये उसकी मोरालिटी है कि आरबीआई ने जो नियम बनाए उनका पालन करे। ठीक। तो आरबीआई ये नियम कैसे बना देती है? ये एक एथिक्स है। देश काल और परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वैसा ही नियम आरबीआई बना देती है। तो ये जो नैतिक प्रभाव है, आरबीआई नैतिकता के आधार पर इनके ऊपर दबाव डालती है। ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा जो भी यहाँ पर नियम बनाए गए वो सलाहकारी भी हो सकते हैं और बहुत बार बाध्यकारी भी हो सकते हैं। कंपल्सन भी हो सकता है, एडवाइजरी भी हो सकता है और कंपल्सन भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, बाध्यकारी भी। यानी जो नैतिक प्रभाव है, आरबीआई जो इनके ऊपर नैतिक प्रभाव डालेगी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, वो सलाहकारी भी हो सकता है, एडवाइजरी भी हो सकता है, सलाहकारी, और वो बाध्यकारी भी हो सकता है, बाध्यकारी। जैसे गार्जियन हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी देते हैं, सलाहकारी भी हो सकता है कि वो सलाह भी देंगे और कुछ जगहों पर कहेंगे नहीं ये तुम्हें मानना भी पड़ेगा। ठीक है। तो वही चीज़ है, आरबीआई कुछ ऐसे नैतिक नियम बनाएगी जो कॉमर्शियल बैंक के लिए सलाहकारी भी होगा और बाध्यकारी भी हो सकता है। क्लियर? तो नैतिक प्रभाव के माध्यम से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कुछ नियम और शर्तें लागू कर सकती हैं। तो केंद्रीय बैंक समय समय पर अपनी नीतिगत स्थिति की घोषणा करके बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करती है ना। आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो टाइम टू टाइम अपनी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी के माध्यम से घोषणा करती है कि कॉमर्शियल बैंक उन पॉलिसी के अनुरूप कार्य करें। यही होता है नैतिकता, यही है नैतिक प्रभाव। और सामान्य तौर पर कॉमर्शियल बैंक उसे इग्नोर नहीं करते हैं, मानते हैं। क्यों? क्योंकि पता है हम गार्जियन की बात नहीं मानेंगे तो हमें मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं कट हो जाएगी। क्लियर? तो ये गुणात्मक उपकरण में आता है नैतिक प्रभाव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो कि मौद्रिक नीति से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं वो है और टर्मिनोलॉजी के रूप में उसको हम लोग देखेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करेंगे तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा, ये टर्म बड़ा यूज होता है। अब चूंकि तरलता यानी लिक्विडिटी से है, लिक्विडिटी से, तो इसका लिक्विडिटी का संबंध कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति से होता ही है। तो मौद्रिक नीति में ये प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है। तो टर्म है तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। आप लिख सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है ये तो हम समझाएंगे ही, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो LAF है ये कब से लागू किया गया भारत में, और जब कोई चीज़ लागू की जाती है, कोई बड़ी चीज़ लागू की जाती है तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है और फिर उस कमेटी से कहा जाता है कि आप जरा परिस्थितियों का अध्ययन करो और बताओ क्या ये बदलाव हम कर सकते हैं। तो LAF को लागू करने के लिए, लागू करने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं नरसिम्हन कमेटी 1998 में। तो नरसिम्हन, ये आपका प्रीलिम का फैक्ट हो गया। नरसिम्हन कमेटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। 1998 में ये कमेटी गठित की गई थी और नरसिम्हन कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की
LAF को लागू करने की, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन, सिफारिश के आधार पर LAF वर्ष 2000 से लागू किया गया। तो सिफारिश पर LAF 2000 से लागू हुआ। ये हमारा एक प्रीलिम का फैक्ट है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लागू हुआ किस कमेटी की सिफारिश पर? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर 1998 में ये कमेटी बनाई गई और वो लागू हुआ सन 2000 में। क्लियर? अब LAF है क्या? ठीक, तो LAF भी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे RBI शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा LAF एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जिसे RBI शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई, लघु अवधि के लिए मुद्रा आपूर्ति, है ना, लघु अवधि के लिए मुद्रा आपूर्ति के लिए प्रयोग करती है, के लिए प्रयोग करती है। पहली बात तो आपको ये समझना है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुद्रा आपूर्ति, है ना, मनी सप्लाई, और शॉर्ट टर्म के लिए यानी कम समय के लिए मार्केट में मुद्रा की सप्लाई की जाती है LAF के माध्यम से। क्लियर? लिक्विडिटी मतलब तरलता, मुद्रा को पहुंचाना मार्केट में, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसके द्वारा RBI प्रतिदिन के आधार पर बाजार में तरलता सुनिश्चित करती है। तो इसके आधार पर RBI प्रतिदिन के आधार, इसके द्वारा, सॉरी आधार नहीं, इसके द्वारा, सेंटेंस नहीं बनेगा, इसके द्वारा RBI प्रतिदिन के आधार पर, दिन के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर बाजार में तरलता सुनिश्चित करती है। बाजार में तरलता सुनिश्चित करती है। ये एक एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। सुनिश्चित करती है, यही UPSC में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा PT में, ये स्टेटमेंट डाल देगा, कह देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, LAF के बारे में क्या सही है, लिख देगा नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर 2000 में लागू किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिख देगा कि इसके माध्यम से RBI शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई करती है, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई में इसका प्रयोग करती है। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। प्रतिदिन के आधार पर, यानी जैसे मान लो कि कोई कॉमर्शियल बैंक है, उसको आज के आज कुछ पैसे की जरूरत है, आज के आज, ठीक है, एक दिन के लिए, तो कुछ ऐसी इमरजेंसी एक दिन के लिए, तो तुरंत LAF का सहारा कॉमर्शियल बैंक ले लेगी। यानी प्रतिदिन के आधार पर बाजार में तरलता को सुनिश्चित किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे इसको रब कर देता हूं, कुछ और भी इसमें चीजें बतानी है अभी LAF में। अब LAF के अंतर्गत उधार लेने वाला कोई भी हो सकता है, ध्यान समझना। LAF के आधार पर लोन लेने वाला कोई भी हो सकता है, यानी उधार लेने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पर कोई भी का मतलब क्या है? ये जो कोई भी लिखा है इसका मतलब क्या है? कोई भी मतलब हम लोग नहीं चले गए कि हमने मांग लिया RBI से और
LAF फैसिलिटी के आधार पर हमें पैसा मिल जाएगा। कोई भी का मतलब हम लोग नहीं होंगे उसमें, ठीक है। सभी व्यापारिक बैंक आएंगे, सहकारी बैंक आ जाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, सरकार हो सकती है, गैर वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं। तो कोई भी में यहाँ कौन कौन हो सकता है ये समझ लो, ठीक है। कोई भी में कौन कौन हो सकता है, व्यापारिक बैंकें हो सकती हैं, व्यापारिक बैंकें, ठीक है। सहकारी बैंकें हो सकती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हो सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, ठीक है। RRB, रूरल रीजनल बैंक, ये हो सकती है। गैर वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं, गैर वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है। सरकार हो सकती है, ठीक है। ये LAF के अंतर्गत RBI से उधार ले सकते हैं संस्थाएं, सरकार LAF के माध्यम से या LAF के अंतर्गत के माध्यम से RBI से उधार ले सकते हैं, उधार ले सकती है। इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट। यहीं पर यूपीएससी में स्टेटमेंट बना देगा, कह देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट लिख देगा। इस टाइप का ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है ना यूपीएससी का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है। दो स्टेटमेंट देकर केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो सही, इस टाइप का जो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक टाइप होता है। तो लिख देगा LAF के आधार पर केवल बैंक RBI से उधार ले सकती है। यहां लिख दिया LAF के आधार पर या LAF के अंतर्गत केवल कॉमर्शियल बैंक RBI से उधार ले सकती है। तो क्या लिख दिया, केवल कॉमर्शियल बैंक उधार ले सकती है। तो क्या केवल कॉमर्शियल बैंक ले सकती है? नहीं, कॉमर्शियल बैंक के साथ साथ सहकारी बैंक भी ले सकती है, RRB ले सकती है, गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ये सबको फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यही तो पूछता है, यही पूछता है। और कोई बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिस्ट थोड़ी ना बनना है, अर्थशास्त्री थोड़ी ना बनना है कि अर्थशास्त्री आप बने तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये सामान्य सी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ कोई भी का मतलब आप समझ रहे हो, ये सारा लिख लेना इसको, कोई भी का मतलब ये। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पर मौद्रिक नीति खत्म करेंगे। और देखो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो LAF के अंतर्गत उधार लेने वाला कोई भी हो सकता है। कोई भी का मतलब कौन कौन हो सकता है ये हमने आपको बता दिया, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब LAF के अंतर्गत उधारी की न्यूनतम राशि 5 करोड़ रुपए होती है। तो ये भी पॉइंट आपको लिखना है, LAF की, ठीक है, LAF के अंतर्गत, LAF के अंतर्गत उधारी की न्यूनतम राशि 5 करोड़ हो सकती, ठीक है। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 5 करोड़ है इसमें। क्लियर, तो ये हो गया। अब हम लोग एक दूसरा टर्म यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो तरलता समायोजन सुविधा आपको समझ में आ गई। अब हम लोग एक और टर्म यहाँ पर सीख लेते हैं जो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये मौद्रिक नीति में प्रयोग किया जाता है। तो उसको बोलेंगे सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। तो ऐसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये टर्म पता नहीं कहाँ से आया, हमने तो अर्थशास्त्र की पूरी किताब पढ़ डाली, ये हमें मिला ही नहीं। तो वहाँ नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट
होता है, ठीक है। और ये बहुत बार आपको अर्थशास्त्र की किताबों में मिले, ये जरूरी नहीं। तो इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, वो LAF था और ये MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ये क्या है, इसको भी समझना है। तो जैसे हर टर्म आपको मैंने आसानी से समझा दिया, इसको भी वैसे आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस चीज को भी आप जाने। देखो 1 मिनट, बहुत आराम से, बहुत इजी वे में इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं कि ये कब से शुरू किया गया, कब आया, क्या हुआ, है ना। तो RBI ने पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में MSF की घोषणा की थी। तो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, ये फैक्ट है, याद रखना। वित्तीय वर्ष 2011-12 में, 2011-12 फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में इसकी घोषणा की थी, MSF की। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की घोषणा की, याद रखना। RBI ने पहली बार, ठीक है, इसको याद रखना, फैक्ट है, याद कर लो। फिर ये लागू कब से हुआ, तो 9 मई 2011 से लागू हो गया। तो 2000, ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, अप्रैल से, 1 अप्रैल 2011 से शुरू होगा 31 मार्च 2012 तक। तो ये अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया और ये मई में लागू हो गया। तो MSF 9 मई 2011 को लागू हुआ। MSF 9 मई, ये 9 मई याद रखने की जरूरत नहीं, मई 2011 में शुरू हुआ, लागू हो गया। यानी 2011 से पहले ये नहीं था। क्लियर। MSF की जो फैसिलिटी थी, MS की जो फैसिलिटी थी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये 2011 के पहले नहीं थी, ये बाद में लाई गई, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में MSF की फैसिलिटी शुरुआत से थी, है ना। बैंकिंग सिस्टम जब से शुरू हुआ तब से थी, ऐसा नहीं, ये बाद में आई 2011 से। अब इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ भी वही होता है, RBI लोन देती है इस फैसिलिटी के तहत, ठीक है, इमरजेंसी लोन होते हैं, ठीक है। तो MSF के अंतर्गत कौन कौन लोन ले सकता है RBI से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर अनुसूचित व्यापारिक बैंक, मैंने क्या बोला, अनुसूचित व्यापारिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक RBI से 1 रात के लिए अपने कुल जमा का 1% तक लोन ले सकते हैं। देखो MSF के अंतर्गत व्यापारिक बैंक RBI से 1 रात के लिए, अपनी कुल जमा का 1% लोन ले सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी। अब यहाँ पर 2-3 बातें देखो, यहाँ पर लिखा है व्यापारिक बैंक, और कौन सी, अनुसूचित, यहाँ पर एक शब्द और लिख लीजिएगा, अनुसूचित शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर आप देखें, केवल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही MSF फैसिलिटी का प्रयोग करेंगे, जबकि LAF में व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, RRB, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सरकार,
सभी वो फैसिलिटी प्रयोग करती थी, लेकिन यहाँ पर केवल अनुसूचित, है ना, व्यापारी बैंक। अनुसूचित कौन होता है? तो जो आरबीआई एक्ट 1934 वाला था, उसका जो शेड्यूल नंबर 2 है, उसमें जो बैंक लिस्टेड है उनको क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो ये फैसिलिटी केवल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को ही मिलेगी, और एक रात के लिए, एक रात। अब एक रात में क्या कर लेंगे? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? तो जैसे मान लो आपको हमने बताया था, जब मौद्रिक नीति का हम आपको मात्रात्मक उपकरण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि SLR CRR मेंटेन करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को, और मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई और वो CRR मेंटेन नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में एक रात के लिए लोन लेगी MSF फैसिलिटी के तहत, और CRR SLR मेंटेन करेगी। तो इसके लिए बहुत बार इसको ये लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो बैंकों को ये सुविधा शनिवार को नहीं मिलती, सैटरडे को ये सुविधा नहीं मिली। सैटरडे को अगर MSF फैसिलिटी का प्रयोग करना चाहे कोई व्यापारिक बैंक, नहीं कर पाएगी। तो सैटरडे को छोड़कर सभी वर्किंग डेज में ये फैसिलिटी, सभी कार्य दिवस वर्किंग डेज में ये फैसिलिटी का प्रयोग करेंगे। और MSF के तहत उधार लेने की जो ब्याज, अभी उधार तो लेके आए ना, आरबीआई से उधार लिया, तो आरबीआई तो इससे क्या वसूलेगी? वो ब्याज लेगी ना। तो MSF के तहत जो उधार लिया जाता है, आरबीआई उस पर ब्याज दर रेपो रेट से 1% अधिक लेती है। मैंने क्या बोला, नोट करो, ठीक है। MSF के तहत दिए गए उधार पर आरबीआई रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज लेती है, 1% अधिक ब्याज लेती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, अधिक ब्याज लेती है। और क्योंकि इमरजेंसी लोन है ना, तो जब आप भी कहीं इमरजेंसी में किसी से पैसे लेने जाएंगे, तो वो आप क्या कहोगे कि मेरी ज़रूरत है, आप 2 की जगह पर 3% ले लेना, हम दे देंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इमरजेंसी में लोन लिया जा रहा है तो ये रेपो रेट से 1% ज़्यादा ब्याज लिया जाएगा यहाँ से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ना। इमरजेंसी है तो जरूर, जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा लेगा, ठीक। अब इसमें मिनिमम कितनी होती है? LAF के तहत मिनिमम राशि कितनी होती है? 5 करोड़। और इसके तहत मिनिमम राशि कितनी होती है? 1 करोड़, लिख लीजिएगा, ठीक है। MSF फैसिलिटी में मिनिमम राशि, मिनिमम कितना होता है? 1 करोड़ मिनिमम, इससे कम नहीं होगा। इससे कम अगर लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, मिनिमम 1 करोड़ तो लेना ही होगा, क्लियर। एक चीज इसमें और है, जैसे मान लो आपको हमने बताया कि जब आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो अगर लोन लेने जाएंगे तो आरबीआई कहेगी कुछ गारंटी रख दो, ठीक है, कुछ गारंटी रखो तभी तो देंगे, गारंटी रखवाती है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो अब मान लो इसके पास गारंटी के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, तो जैसे मान लो SLR, याद करो, ध्यान, इसको मैं रब कर दूं पहले, फिर समझा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देखो जरा। जैसे लोन लेने गए MSF फैसिलिटी के तहत, MSF के तहत उधार लेने गए, कौन जाएगा? अरे बैंक जाएगा, कॉमर्शियल, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लेने गए, ठीक है। तो क्या होगा? तो आरबीआई कहेगी कुछ गारंटी रख दो, तो आरबीआई के पास गारंटी रखनी पड़ेगी, गारंटी रखनी पड़ेगी। और बैंक कहेगी कि मेरे पास कुछ है नहीं, रखेंगे क्या? तो आरबीआई कहेगी जो तो SLR है ना तुम्हारे पास, SLR, याद आया? SLR याद करो, हमने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर जो 17 पढ़ाया था, मौद्रिक नीति पार्ट 2, उसमें आपको बताया था, जो उसका अपडेटेड लेक्चर था, ठीक है, उसमें आपको बताया था आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के ऊपर एक शर्त थोपती है कि जितना तुम्हारे यहाँ जमा है
उसका एक निश्चित परसेंट गोल्ड के रूप में रखो, है ना, प्रतिभूतियों के रूप में रखो। तो अब आरबीआई कहेगी कि आप मेरे यहाँ लोन लेने आए हो, एमएसएफ फैसिलिटी लेने आए हो, और आप कुछ गारंटी रखो, कुछ नहीं है तो एसएलआर जो तुमने गोल्ड के रूप में रखा वही रख दो मेरे यहाँ। इसका मतलब है एमएसएफ फैसिलिटी अगर लेनी है तो एसएलआर को भी प्रयोग करके ले सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो एसएलआर कोटे का इस्तेमाल करके भी आरबीआई से धन उधार ले सकती है कॉमर्शियल बैंक। तो एसएलआर कोटे का उपयोग करके आरबीआई से उधार लिया जा सकता है, ठीक। लेकिन जो एलएएफ फैसिलिटी है उसमें अगर उधार लेने गए तो वहां पर एसएलआर कोटे का उपयोग नहीं करना होता है। वहां आप सोचिए कि एसएलआर कोटे का प्रयोग करके हम उधार ले लें तो नहीं मिलेगा। ये एसएलआर कोटे का उपयोग करके केवल एमएसएफ के तहत ही उधार लिया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसीलिए आरबीआई के जो भूतपूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, बड़ा फेमस पर्सनालिटी है रघुराम राजन, उन्होंने कहा कि ये जो एमएसएफ है रेपो रेट की तुलना में काफ़ी अधिक प्रभावी नीति दर है। क्यों? क्योंकि इसमें एसएलआर का प्रयोग करके भी लोन लिया जा सकता है, जबकि रेपो में दूसरी चीज रख के लोन मिलता है। कुछ नहीं है तो एसएलआर रख के ही हम लोन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रभावी बताया है उन्होंने। क्लियर? तो एलएएफ के अंतर्गत बैंक अपने एसएलआर कोटे का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन एमएसएफ कोटे के तहत यदि उधार लेने जाती है तो एसएलआर कोटे का प्रयोग करके उधार ले सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपने देखा एलएएफ एमएसएफ क्या है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ ठीक है, जान ही रहे हो। क्लियर? मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी। तो एलएएफ में क्या होता है, सभी वित्तीय संस्थाएं आरबीआई से धन उधार ले सकती है, लेकिन एमएसएफ के तहत केवल अनुसूचित व्यापारिक बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकती। पहला अंतर। दूसरा अंतर, उधार एलएएफ में उधार लेने की जो न्यूनतम राशि है 5 करोड़ और एमएसएफ में उधार लेने की न्यूनतम राशि 1 करोड़ है। क्लियर? मिनिमम अमाउंट। और एलएएफ के तहत अगर कोई उधार लेने जाता है तो एसएलआर कोटे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन एमएसएफ के तहत अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेने जाती है तो एमएसएफ को क्या बोलते हैं उसको, एसएलआर कोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया। इतना अगर आपने समझ लिया तो अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं वो अगर आप करेंगे तो आप बहुत ईजी फील करोगे। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और अभी करानी है। अभी बैंकिंग सिस्टम में अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, एक लेक्चर इसमें और होगा, लेकिन हाँ मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो, समझ में आया कि नहीं आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।